चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट के थर्ड चैप्टर का रिवीजन देखें ना। हमारा थर्ड चैप्टर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो कहलाता है कि जब कोई रैंडम वेरिएबल्स में से हम लोग कोई गैप लेते हैं, कोई इंटरवल अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि भाई रैंडम वेरिएबल्स कोई भी रैंडम नंबर हुए। कल भी हमने सेकंड चैप्टर में ये समझा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रैंडम वेरिएबल कहलाए। और अगर रैंडम वेरिएबल में हम कोई इंटरवल लेते हैं कि सपोज हमने इंटरवल लिया 20 to 30, कि अगर स्कूल में एग्जाम हो रही है, कोई क्लास में एग्जाम हुई तो उसमें 20 to 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो हमने एक इंटरवल लिया है। और उस इंटरवल की अगर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो वो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए जो मेथड आती है उसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सही बात ना। एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। चैप्टर में वैसे ही करते हैं हम लोग। अच्छा, एग्जाम वाइज भी इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में से आपका करीबन 13 मार्क के आसपास पूछते हैं, कि जिसमें सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर इस साल जो है वो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 52 और 53 वो इसका रहता है, मतलब 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन रहते हैं। बाबा 8 मार्क के ये सम रहेंगे और कंपलसरी है, ऑप्शन में रखने लायक भी ये चैप्टर नहीं है। सेक्शन ए में आपके 3 MCQ रहते हैं, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखे हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग आते हैं। थोड़ा आगे पीछे हुआ तो देखना फिर एग्जाम में कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 रहता है। आप कभी कोई पेपर सेट रिवाइज करो ना, अभी जैसे अगर आप पेपर सेट कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग करो भाई। 14, 15, 16 तो सब पेपर के ये तीनों क्वेश्चन कर लो तो आपको ध्यान में रहेगा, हाँ भाई वो पेपर सेट भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी पूरा हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 वो उसमें रहेगा। और सेक्शन बी में 27 और 28, मतलब 3 MCQ, 2 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 13 मार्क का आपका ये आएगा इस चैप्टर में से वेटेज। बराबर। इस चैप्टर में से सम्स तो हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं, पर बेसिकली क्या क्या पूछते हैं, जो ये 5 मार्क के हैं ना MCQs और 1 मार्क, तो इस 5 मार्क के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो उसके लिए बेसिकली आपको डेफिनेशंस ध्यान होनी चाहिए। डेफिनेशन चैप्टर में 3 ही है मेन। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो मैंने बताया ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब कोई इंटरवल दिया गया और इंटरवल रिलेटेड हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, वो मेथड कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बात ध्यान, मैं ये सब डेफिनेशंस वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में या व्हाट्सएप चैनल पे मैंने उसके नोट्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, रखे हुए हैं उसके नोट्स जिसमें सब डेफिनेशन प्रॉपरली लिखी हुई है। अभी तो मैं ओरली समझा रहा हूँ, मैं भी डेफिनेशन समझाने बैठू तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अभी ओरली समझा रहा हूँ, आप लोग वो डेफिनेशन अच्छी तरह से रीड करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ध्यान रखना, जब कोई इंटरवल के बीच का हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नॉर्मल कर्व उसे कहते हैं ना कि जब प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए हम लोग एक बेल शेप जो है वो कर्व तैयार करते हैं, एक बेल शेप डायग्राम तैयार करते हैं, कि जिसके बेस पर हम लोगों को वो प्रोबेबिलिटी मिलती है, तो वो डायग्राम या वो कर्व को हम लोग नॉर्मल कर्व कहते हैं। ठीक है। एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, कि जब कोई नॉर्मल वेरिएबल दिया गया हो, कोई नॉर्मल वेरिएबल दिया गया हो, नॉर्मल वेरिएबल एक्स कहता है, और उसके साथ दो उसके सपोर्टर दिए गए हो, जो सपोर्टर आते हैं ना चैप्टर में हमारे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो, और उनके बेस पर जब हम लोग उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि z इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये z की वैल्यू वो हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, जिसके बेस पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। बराबर, कि जब x को हम z में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो z की पर्टिकुलर वैल्यू कहलाई वो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। बराबर, डेफिनेशन में भी ऐसे ही लिखना है, मैंने ओरली समझा, एक बार डेफिनेशन रीड करना, ध्यान में आ जाएगा आपको। तो डेफिनेशन याद करना ऑब्जेक्टिव्स के लिए। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सब प्रॉपर्टीज हैं, आपके पेज नंबर 109 पे लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109, उसकी प्रॉपर्टी देखना, मैंने नोट्स में भी रखी है वो प्रॉपर्टीज, और उसमें भी आप लोग देखना। प्रॉपर्टीज में बेसिक चीजें आती है कि जैसे नॉर्मल कर्व में हमें पता भी है कि भाई ये बिल्कुल बीच में जब ये हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक सिमेट्रिक कर्व तैयार होता है। सिमेट्रिक कर्व बिल्कुल बीच की वैल्यू वो 0 कहलाती है।
बराबर। या सिंपल अगर कहो डेटा वाइज कहो तो बीच की वैल्यू मीन, मीडियन या मोड की कहलाई, मीन, मीडियन, मोड। एरिया वाइज यहाँ का एरिया 0.5, यहाँ का एरिया 0.5। जब आपने पहले सम किए होंगे वो थोड़ा ध्यान ही होगा कि भाई कर्व में इस तरफ का एरिया वो 0.5 का कहलाता है प्रोबेबिलिटी, इस तरफ का एरिया और प्रोबेबिलिटी 0.5, टोटल एरिया हमेशा 1 होता है। उसके रिगार्डिंग फिर अलग अलग फार्मूलाज बनती है, Q1 की फार्मूला है, Q3 की फार्मूलाज हैं, बराबर। इसके अलावा वो 99.75 की फार्मूला है, 66.97, या ये सब जो फार्मूलाज हैं वो सब फार्मूलाज वो इनमें आती है ना, वो सब इनकी प्रॉपर्टीज में ही आती है। सिंपल प्रॉपर्टी, कोई ज्यादा जो है वो लेंथ नहीं है, पर उस प्रॉपर्टी में से आपको एमसीक्यू 1 मार्क बना के पूछेंगे, ठीक है ना, उसी प्रॉपर्टी। और एमसीक्यू 1 मार्क में थियरी नहीं, थियरी में खाली ये 3 डेफिनेशन ही याद करनी है, बाकी ये सब जो है वो सम वाइज आपको एमसीक्यू और 1 मार्क में भी पूछा जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, पेज नंबर 109 पे है, वो रीड करना। फॉर्मूलाज याद रखनी है सब, ठीक है ना। फॉर्मूलाज भी ज्यादातर पेज नंबर 109 और 110 पे है, उस प्रॉपर्टी के अंदर ही उसकी फॉर्मूला भी दी गई है। वो फॉर्मूलाज याद करना, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन याद रखना है, 1 मार्क के लिए ये याद रखना, ठीक है ना, 1 मार्क के। और लॉन्ग सम में भी 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, तो 4 मार्क में कितनी बार आपको 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो 2 मार्क के अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें भी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन काम आता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो कहते हैं ना कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला आती है कि 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई एंड ई पावर -1/2 ब्रैकेट में x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसे कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बराबर। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। आपको 1 मार्क में पूछते हैं कि भाई ये डेंसिटी फंक्शन लिखो, ध्यान से देखो तो ये वैल्यू जो है वो z की वैल्यू ही कहलाती है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई ई पावर -1/2 एंड जेड स्क्वायर। इसकी जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है कि -1/2 जेड स्क्वायर, एमसीक्यू में ऐसे भी पूछते हैं, तो वो ध्यान रखना क्योंकि ये पूरी वैल्यू वो जेड की वैल्यू ही है ना। तो ये डेंसिटी फंक्शन भी याद रखना कि आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछेंगे। और डेंसिटी फंक्शन में ये वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट आता है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू में ये पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू जो फिक्स रहती है वो, बराबर ना, पाई और ई की वैल्यू जो फिक्स रही उसके अकॉर्डिंग, कि जहां पाई की वैल्यू फिक्स रहती है 3.1416, ये कांस्टेंट वैल्यू। 1 मार्क में भी ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि राइट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया। तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कहे तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में ये दो ही कांस्टेंट वैल्यू है, एक पाई और एक ई की वैल्यू। तो ये पाई की वैल्यू 3.1416 और ई की वैल्यू कहलाती है 2.7188। तो ये दोनों वैल्यूज 2.7183 कि ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा याद रखना एमसीक्यूज के लिए। एंड फाइनली फिर सम्स आते हैं, और क्या पूछेंगे, फिर सम पूछेंगे। तो चैप्टर रिवाइज करो तो इसके अकॉर्डिंग रिवाइज करना, ये सब बातें याद में रखना भाई। सम्स में भी आपको ध्यान है 3 मेथड आती है। एक डायरेक्ट मेथड आती है कि डायरेक्ट जिसमें x की वैल्यू दी गई हो, x दिया हुआ होता है, उस x पर से हम z ढूंढते हैं, बराबर। z पर से फिर हम ये कर्व तैयार करते हैं, ये नॉर्मल कर्व, और नॉर्मल कर्व तैयार हुए तो उसके ऊपर से हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि x दिया गया हो उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, होता है ना कि भाई ये एक सिंपल मेथड आती है। तो इसके रिगार्डिंग आप सम्स देखना कि जब सम्स करो तो वो देखना कि भाई x दिया हुआ है उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। या कभी उल्टी मेथड आती है, रिवर्स मेथड आता है कि आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी आती है और उसके बेस पर हमें x ढूंढना होता है। तो प्रोबेबिलिटी पर से हम कर्व तैयार करते हैं, कर्व पर से z की वैल्यू ढूंढते हैं, और z की वैल्यू पर से फिर x की वैल्यू ढूंढते हैं, बराबर। ये z की वैल्यू ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ढूंढना, वो पीछे आपका z स्कोर टेबल है ना, टेक्स्ट बुक के पीछे जो z स्कोर टेबल है उसके यूज करके हम z की वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करते हैं ना, ठीक है। तो ये एक रिवर्स मेथड आती है कि जहां प्रोबेबिलिटी दी गई है और x फाइंड करना हो। और दूसरे लॉजिकल सम्स आते हैं
लॉजिकल सम कि जिसमें कभी x की या z की वैल्यू मिसिंग होती है, कभी हमारे दो सबसे बड़े हेल्पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो मिसिंग होते हैं तो उसे ढूंढना होता है, या कभी जो हमारे फॉर्मूलाज हैं पेज नंबर 109 पे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूलाज, क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला, क्वार्टाइल्स की फॉर्मूलाज, या जो दूसरी जो है वो एरिया वाइज फॉर्मूला है। तो ये सब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बेस्ड आपको सम पूछते हैं, बरोबर ना। थर्ड वो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप भी जब रिवाइज करो तो उसमें देखना कि कौन सी मेथड के हमें सम करने हैं, कि डायरेक्ट सम है, रिवर्स सम है, कि लॉजिकल क्वेश्चंस है, उसमें देखना। और थियरी वाइज ये देखना। अब ये जो तीनों तरह के सम हैं उसके एकाध एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे हैं। सब सम तो एक साथ नहीं करवा पाएंगे, ये चैप्टर वैसा है कि जिसमें पूरा जो है वो रिवीजन एक ही बार में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि एक ही दिन में रिवीजन। और एक दिन में क्या कि इसका डायरेक्टली मैं बता दूं ऐसे ऐसे तो वो भी नहीं। इस चैप्टर की आप लोगों को प्रैक्टिस जरूरी है ही, कि आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही है, रेगुलर सम्स करनी है, तो ये चैप्टर एकदम मजबूत होगा। आ रही बात ध्यान? तो बाकी अभी मैं एकाध सम बता रहा हूँ, मेथड्स बता रहा हूँ कि भाई उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एकाध पहले डायरेक्ट मेथड का एकाध सम देखते हैं हम लोग। जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन 5 समझा रहा हूँ, एक सिंपल डायरेक्ट मेथड से समझते हैं कि भाई कैसे हमें सम करना है। तो अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 5 में कि मंथली इनकम ऑफ वर्कर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन हाउस फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरेज मंथली इनकम 15,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000 है, कि जनरली आपको ये मंथली इनकम के एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपको दिया हुआ ही होता है हर सम में, होता ही है ना, बराबर। सिंपल क्वेश्चंस के लिए तो वो होगा ही, लॉजिकल सम्स होते हैं कि जिसमें मिसिंग होता है तो ढूंढना पड़ता है हमें। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको दिया हुआ ही होता है कि भाई ये मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15,000 एंड 4,000 है, और हमें फाइंड करना है कि इफ द वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज मंथली इनकम इज बिटवीन 10 to 25,000। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि मंथली इनकम 10,000 से 15,000 के बीच में हो, बराबर ना, कि बिटवीन 10 to 25, 15 नहीं, मैंने यहाँ 15 लिख दिया, कि बिटवीन 10 to 25,000 उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, उसको सिंबल में ऐसे लिखता है ना कि भाई 10,000 से 25,000 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 10,000 लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 25, करते हैं ना वैसे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो कैसे, कि सिंपल ये डायरेक्ट मेथड कहलाई, कि पहले मैं मेथड समझा रहा हूँ फिर बताता भी हो कि इसको पहचानना कैसे है, कि एग्जाम में जब सम आए तो कैसे डायरेक्ट मेथड, कैसे रिवर्स मेथड्स है, तो वो भी समझा रहा हूँ उसमें, बस ये सम खत्म हो तो मैं समझाता हूँ। कि यहाँ पे सपोज 10 से 25,000 के बीच में हमें ये वैल्यू ढूंढनी है, तो ये जो वैल्यू दी गई है वो x की वैल्यू है। सबसे पहले उसको z में कन्वर्ट करते हैं, तो z में कन्वर्ट करने के लिए हमारी फॉर्मूला आती है, वो z की फॉर्मूला है ना, कि z इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये z की फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला से उसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 10,000, ये x माइनस मीन, तो माइनस ये 15,000 और डिवाइड बाय 4,000, लेस देन और इक्वल टू z, अब z लिख दिया जाएगा उसमें, और यहाँ पे 25,000 दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट करें तो 25,000 माइनस के मीन की वैल्यू 15,000 एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000, बराबर। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10,000 माइनस 15,000 तो -5, और -5 डिवाइड बाय 4 करें तो कितना हो जाएगा, -1.25, कि 1.25 z टू 25 माइनस 15 10, और 10 डिवाइड बाय 4 करें तो कितना 2.5 प्लस 2.5, ये x को z में कन्वर्ट हुआ, और इसके बेस पर फिर ये कर्व तैयार करते हैं, इनके बेस पर फिर ग्राफ क्या है, z में कन्वर्ट हुआ, फिर ये कर्व बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं कि 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और ये जो दो वैल्यू मिली ना z की, वो दोनों वैल्यू वो यहाँ पे प्लॉट करते हैं, दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि -1.25 माइनस है तो माइनस साइड पे आना चाहिए ना, ये माइनस साइड कहलाती है, ये प्लस साइड कहलाती है, तो -1.25 जीरो से थोड़ा आगे होगा यहाँ पे कि -1.25, और ये +2.5, तो +2.5 प्लस साइड के यहाँ पे 2.5 आएगी वैल्यू, बराबर। और हमें इनके बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो इनके बीच की प्रोबेबिलिटी उसे हम शेड करते हैं,
कि हमें ये पूरा आंसर ढूंढना है, -1.25 से 2.5 तक का आंसर, बराबर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना इसमें। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए ये 1.25 और 2.5 उन दोनों की वैल्यू जो है वो हम लोगों को पीछे नॉर्मल टेबल से, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। इसे ढूंढना पड़ेगा ना कि 1.25 एंड 2.5 की वैल्यू क्या। अब यहाँ जो आपकी प्रोबेबिलिटी दी गई होती है, ये सब जो वैल्यू दी गई होती है वो हमेशा जीरो से रिलेटेड होती है। जीरो से रिलेटेड मतलब अगर आप लोग 1.25 की वैल्यू ढूंढोगे, 1.25 की वैल्यू कैसे कि 1.2 यहाँ पहली लाइन में और 5 यहाँ पे, बराबर ना। 1.25 1.2 यहाँ और 5 यहाँ पे ढूंढते हैं तो 1.2 यहाँ पे आएगा, बराबर, और यहाँ पे 5 तो वैल्यू आएगी 3944। तो मतलब कि ये जीरो से यहाँ तक की वैल्यू मिली। जो भी नंबर दिए गए हैं उसको नॉर्मल वैल्यू में लिख देते हैं ना कि भाई ये यहाँ पे शेड कर देते हैं या ड्रॉ कर देते हैं कि 0 से 1.25 की वैल्यू मिली है। फिर 2.5 की वैल्यू ढूंढो तो 2.5 यहाँ पे और उसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब पहला ही जीरो ही लिखते हैं कि 2.5 में जीरो, वो वैल्यू है 4938। तो 4938 आपको 0 से 2.5 तक की वैल्यू मिली 4938। और इन दोनों वैल्यू क्या क्या करना पड़ेगा, अगर पूरा शेड ढूंढना है तो दोनों का प्लस, बराबर ना। हमेशा जब आपके ग्राफ में एक इस साइड एक इस साइड दिया हुआ है तो वो दोनों का प्लस ही रहता है, बराबर। हाँ, अगर जो है वो दोनों ही एक साइड पे ही होता है और प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं डायरेक्ट मेथड में तो फिर माइनस, कि भाई कर्व में, अगर कर्व में दोनों ही वैल्यू जो है वो एक ही साइड पे मिलती कि यहां से यहां तक का हमें शेड ढूंढना है तो फिर माइनस करते हैं कि भाई पहले ये पहले तक का शेड ढूंढते हैं 0 से, फिर ये आखिरी तक का शेड ढूंढते हैं और फिर ये बड़े शेड में से ये शेड को माइनस करते हैं तो बाकी की ये वैल्यू मिलती है हमें। सेम साइड पे हो तो माइनस, अलग अलग साइड पे दिए हुए हैं तो वो दोनों का प्लस होगा फिर, बराबर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.25 z टू 2.5। तो 1.25 की वैल्यू थी हमारी कि जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया 3944, 0.3944, और 2.5 की वैल्यू, तो 2.5 की वैल्यू थी 4938, 4938, और दोनों को प्लस करेंगे वो हमारा आंसर। कि अगर दोनों को प्लस करें कि 4 और 8 12, यहाँ पे फिर से 8 8 और 8 0.8882, ये हमारी प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी मिली वो ये कंफर्म। अगर कहते कि भाई इस प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अगर कहते हैं कि इसको नंबर ऑफ वर्कर्स में कन्वर्ट करो तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बात ध्यान, तो ये वैसे हुआ ना कि यहाँ पे तो और कुछ करना नहीं है तो यही प्रोबेबिलिटी का आंसर। सिंपल स्टेप में जाते हैं, हमेशा स्टेप याद रखो और उसे फॉलो करो। आप उतावल में कुछ भी लिखते हैं वैसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो। x था, उसको फॉर्मूला से z में कन्वर्ट किया, z पर से ग्राफ बनाया और ग्राफ पर से लॉजिक लगाते हैं कि भाई किसका प्लस करके ये फाइनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी है कि सपोज 12,000 से 22,000 के बीच का आंसर ढूंढना है हमें, 12 से 22, तो ये भी वैसे ही। और यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली इनकम बिटवीन 12 to 22,000। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ वर्कर है, मतलब वैसे ही नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है और आखिरी में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलो अगर ये x है, पहले इसको भी z में कन्वर्ट करें, ऐसे ही रखते हैं ना कि भाई 12,000 माइनस ये मीन, तो मीन की वैल्यू 15,000, मीन 15,000 और डिवाइड बाय 4,000, फिर z, और यहाँ पे x की वैल्यू 22,000 माइनस मीन वो 12,000 और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000। ये फॉर्मूला वाइज लिखेंगे ना, और अगर यहाँ पे कन्वर्ट करें तो कैसे होगा कि 12 माइनस 15 3 डिवाइड बाय 4 करें तो 3 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 0.75, माइनस 0.75 कि माइनस 0.75 z टू 22 माइनस 12 10 डिवाइड बाय 4 तो प्लस 2.5, 0.75 से 2.5 इसके बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, बराबर। x को z में कन्वर्ट हुआ, अब इसके ऊपर से ग्राफ तैयार करते हैं कि यहाँ पर ग्राफ हम लोग तैयार करें कि 0, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट,
और ये जो दो वैल्यू आपको z की मिली वो दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करते हैं, बरोबर। दोनों यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि दोनों प्लॉट करेंगे जैसे -0.75 तो माइनस साइड पे आएगा, कि 0 से थोड़ा आगे यहाँ पे ये -0.75, +2.5 वो प्लस साइड पे आएगा, 0 से थोड़ा आगे वो ये +2.5, और यहाँ से यहाँ तक की हमें वैल्यू ढूंढनी है ना, 0.75 से 2.5 तक की वैल्यू, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो उसमें भी वैसे ही कि हम लोग टेबल से ढूंढेंगे कि अगर 0.75 z to 2.5 उसका अगर हमें वैल्यू ढूंढना है तो पहले 0.75 की वैल्यू ढूंढे। 0.75 की वैल्यू ऐसे होगी कि 0.7 यहाँ पे और 5 यहाँ पे होगा, है ना। पहले दो नंबर जो होते हैं भाई 0.75 है तो पहले दो नंबर पॉइंट का एक इस साइड और एक इस साइड का नंबर, ये पहला डेसिमल नंबर जो है वो इस लाइन में देखते हैं और दूसरा डेसिमल नंबर जो भी हो वो यहाँ पे देखते हैं, बराबर। तो 0.7 एंड 5 तो उसकी वैल्यू है 2734, तो उनकी वैल्यू आएगी 0.2734, बराबर ना। ये 0 से 75 की वैल्यू मतलब 75 की वैल्यू, और यहाँ पे 2.5 तो 2.5 दो ही नंबर है वो यहाँ पे होगा 2.5 और आगे कुछ नहीं तो वो 0 में ही देखते हैं। 2.5 की पहली वैल्यू 4938 तो वो 0 से यहाँ तक की वैल्यू होगी 0.4938 और दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा शेड मिलेगा ना, दोनों को प्लस करके कि 2734 और ये 4938 दोनों को प्लस, तो कितना आ जाएगा वो प्लस यहाँ पर कि ये आ जाएगा 0.7672, बराबर ना। ये प्रोबेबिलिटी, और अगर इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 7672 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 76.72%। ये हो जाएगा ना परसेंटेज में कन्वर्ट। अरे बात ध्यान, सम कैसे करना है समझ में आ रहा है ना। ये डायरेक्ट मेथड है, एग्जाम में कभी भी आए तो ये मेथड ध्यान में रखना कि भाई अगर x दिया हुआ है और हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो इसी मेथड से चलना है हमें। 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ऐसे दो बातें पूछते ही पूछते हैं, आपको भी ध्यान है हर चैप्टर में हर सम में ये दो दो बातें दी गई हैं तो उसे ध्यान में, और दो ही पूछेंगे जो वो 3 वाले क्वेश्चन हैं या 4 जो है वो पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछेंगे। अगर ऐसा आया भी तो उसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं ना किसी किसी में, सेक्शन ई और एफ में ऐसे हैं तो वो 4 होते हैं, उन 4 में से कोई 2 ही पूछेंगे फिर, बरोबर, चारों के चारों नहीं। तो उसे ध्यान में रखना कि इतने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं, सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे जो भी ऐसे सिंपल मेथड से दिए गए हैं, वैसे ज्यादा लॉजिकल एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन भी मत लो। तो ये डायरेक्ट मेथड, फिर अब रिवर्स मेथड का एक आध सम देखें और उसमें समझाऊं भी कि भाई पहचानना कैसे डायरेक्ट या रिवर्स मेथड। उसमें देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 11 है, इलस्ट्रेशन 11 समझा रहा हूँ कि जिसके अंदर दोनों मेथड है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए, एक डायरेक्ट से और एक रिवर्स से करना है, पर पहचानना कैसे है वही पॉइंट समझा रहा हूँ उसमें। कि अब यहाँ जैसे दिया हुआ है कि 200 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन अ एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। The mean marks of the distribution is 60, standard deviation 8। चलो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। पहले में है कि 70 or more marks are required for the special scholarship, then obtain the number of student getting special scholarship। कि यहाँ पर जो है वो अगर जिस भी स्टूडेंट के 70 से ज्यादा मार्क्स आए तो उसे स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगी, तो हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है कि जिन्हें ये स्कॉलरशिप मिले। एंड सेकंड में obtain a minimum marks of 10% of the student getting maximum marks, कि मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। अब ऐसे ये दिया हुआ है। अच्छा अब किसमें सीधी मेथड से जाना है किसमें रिवर्स में जाना है तो वो क्लेरिफाई होना चाहिए। वो क्लेरिफाई कैसे होता है कि हर सम में ना यूनिट्स दिए गए होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हर एक में ना यूनिट होते हैं, हर सम के अंदर यूनिट चेक किया करो, सबसे सिंपल, भले 2 मिनट लगेंगे पर 4 मार्क का सम आता है भाई, तो उसमें गलती ना हो कि आपको क्वेश्चन में हमेशा यूनिट्स होंगे, तो वो यूनिट चेक किया करो कि भाई कैसे दिए गए होते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट है कि एक जो है वो मार्क्स दिए गए हैं और एक दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 2 यूनिट हैं, बराबर। तो उसमें चेक करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो किसके बारे में है, कि मीन मार्क्स हैं कि मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट है।
मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स के लिए दिया हुआ है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है, वो चेक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द मीन मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 60, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मार्क के रिलेटेड है, बराबर। तो इसका मतलब कि अगर जो मार्क्स है ना जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू कहलाई, वो क्या कहलाई, हमारी x की वैल्यू कहलाई मार्क्स। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाया, बराबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कहलाया, प्रोबेबिलिटी। एक ही है ना कि भाई मेथड वैसे ही है कि यहाँ तो x दिया गया होता है तो उसके ऊपर से z, उसके ऊपर से कर्व और उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि भाई x से z, z से कर्व, उससे प्रोबेबिलिटी। x दिया गया हो तो प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है तो उसके ऊपर से कर्व, उसके ऊपर से z और उसके ऊपर से x ढूंढते हैं। ये रिवर्स मेथड से जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्या x दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है, वो हम चेक करते हैं, और ढूंढना क्या है वो चेक करते हैं। तो जो मीन दिया हुआ हो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे x की वैल्यू कहते हैं, मतलब मार्क्स वो x की वैल्यू है और नंबर ऑफ स्टूडेंट वो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको कहे कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, सीधी मेथड से चलेंगे, डायरेक्ट मेथड से जैसे अभी किया। और अगर आपको कहे कि मार्क्स ढूंढने हैं तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, बराबर ना, रिवर्स मेथड से जाना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही है? जैसे भाई यहाँ पे दिया हुआ ना पहले क्वेश्चन में कि इफ 70 और मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 70 मार्क्स दिए गए हैं फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप, देन ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, सीधी मेथड से चलना है। और सेकंड में है कि द ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स ढूंढने ऑफ 10% स्टूडेंट, के 10% स्टूडेंट्स दिए गए हैं, भले परसेंटेज में हो किसी में भी हो, दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और उसके ऊपर से मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं हमें, तो मतलब x ढूंढना है, रिवर्स मेथड से जाना है, बरोबर। एग्जाम में जब भी सम आए तो यही ट्रिक याद रखो, साइड में यूनिट्स लिख दो कि दोनों यूनिट क्या क्या है, मार्क्स हैं या कभी जो है वो और कुछ होता है, कभी सैलरी के बारे में, नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में, कभी जो है वो सेल और प्रोडक्शन के बारे में है, किसी के भी बारे में क्यों ना दिया गया हो, दोनों यूनिट्स यहाँ साइड में लिख दो। देखो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका यूनिट है, उसे एक्स कहो, दूसरे को प्रोबेबिलिटी, फिर चेक करो क्या ढूंढना है, बराबर। अब जैसे पहले में नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढना है तो उसके लिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे हम लोग, ऐसे फाइंड करेंगे ना। तो भाई यहाँ पे जो है पहले में दिया हुआ 70 और मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए 70 और उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, मतलब पहले में कंडीशन ऐसी है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 टू इनफाइनाइट, हम ऐसा लिखते हैं ना 70 और मोर। पहले में जैसे ढूंढा था 10 to 25,000 के बीच में, तो पता था 10,000 to 25,000। अब यहाँ 70 टू मोर, मोर मतलब कहाँ तक जाना है, कुछ नहीं तो इनफाइनाइट तक जाना है, बराबर ना, सिंबल वैसे ही लिखा करो, 70 और मोर मतलब 70 टू इनफाइनाइट तक। अगर लेस कहते हैं 70 और लेस, तो 70 से यहाँ लेस में इनफाइनाइट, यहाँ 70 यहाँ इनफाइनाइट होता, यहाँ बीच का सिंबल हमेशा यही रखते हैं। तो ये x दिया हुआ है, उसको z में कन्वर्ट करें हम लोग, तो z में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि फॉर्मूला वाइज लिखें कि 70 माइनस मीन, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है 60 और 8, तो 70 माइनस 60 अपॉन 8, z टू इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 माइनस 6 वो 10 होगा, और 10 डिवाइड बाय 8 अगर करें तो कितना हो जाएगा कि 1.25, बराबर ना, 1.25 वही रहेगा ना कि हाँ 1.25 z टू इनफाइनाइट, ठीक है, कि 1.25 से इनफाइनाइट तक है, वही x का z में कन्वर्ट हुआ। अब इसके ऊपर से ग्राफ बनाए कि नॉर्मल कर्व तैयार करें, 0 प्लस और माइनस इनफाइनाइट, ये जो दिया हुआ है उसे हम लोग प्लॉट कर दें, 1.25 प्लस में है तो ये प्लस साइड पे ही लिखेंगे 1.25, 0 से थोड़ा आगे कि ये 1.25, और वहां से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट कौन सी साइड है, यहीं पे ही है ना, राइट साइड पे ही है, तो हम भी राइट साइड के इनफाइनाइट तक जाना है, बराबर, यहां तक हमें जाना है कि ये पूरा हिस्सा हमें ढूंढना है, ये शेड एरिया। अब एक ही साइड का शेड एरिया ना, दोनों साइड पे नहीं है, तो वो शेड एरिया में से माइनस करेंगे कि देखो हम जब 1.25 की अगर पीछे वैल्यू देखें, मैं यहीं से ही लिख रहा हूं कि 1.25 की वैल्यू के 3944,
तो 1.25 की वैल्यू वो 0 से यहां तक की वैल्यू मिलेगी, 0 से यहां तक, ये तो खाली एरिया मिला। तो हम लोग 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू 1.25 की एक वैल्यू ढूंढी और दूसरी इनफाइनाइट की वैल्यू ढूंढते हैं। तो इनफाइनाइट की वैल्यू कौन सी होती है? इनफाइनाइट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 रहती है, वही रहता है ना, यहां से यहां तक इनफाइनाइट 0.5, यहां से यहां तक 0.5। तो ये 1.25 की वैल्यू ढूंढी, फिर उसके बाद यहां से यहां तक इनफाइनाइट की वैल्यू वो 0.5 रहती है। तो इस पूरी वैल्यू में से ये आगे की वैल्यू, ये खाली वैल्यू माइनस करेंगे तो बाकी बचा हुआ हमारा आंसर मिलेगा, बरोबर ना? बाकी बचा हुआ आंसर मिलेगा ना। मतलब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि 1.25 z से इनफाइनाइट, तो वो 0.5 पूरे में से 0 पॉइंट कितनी वैल्यू थी 3944 कि 3944 वो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 0.1056 कि 0.1056 ये प्रोबेबिलिटी मिली। अच्छा, जब प्रोबेबिलिटी मिले तो उसको परसेंटेज में, नंबर ऑफ स्टूडेंट में या किसी में कन्वर्ट करना हो तो उससे मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो इसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कितने दिए हुए हैं, ऊपर दिया हुआ ना कि 200 स्टूडेंट्स हैं। जब नंबर ऑफ पर्सन में हमें कन्वर्ट करना हो तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड करने हैं कि कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो जो आंसर मिला 1056 उसको मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, जो मल्टीप्लाई 200 करें अप्रोक्सीमेट आएगा 21, पॉइंट में आता है 21.12, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पॉइंट में आएंगे नहीं, तो उसकी वजह से क्या लिखा जाएगा उसको, राउंड फिगर 21, कि 21 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है। अरे बात समझ में कैसे सीधे जाना है पता चल रहा है ना, कि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढना था मतलब प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड में है कि ऑब्टेन अ मिनिमम मार्क्स ढूंढने हैं ऑफ 10% स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। जो क्लास में 10% स्टूडेंट होंगे जिनके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे 10% स्टूडेंट, उन 10% में से भी कोई तो होगा जिसके कम मार्क्स होंगे, तो वो कितने कम मार्क्स हैं, कितने मिनिमम मार्क्स हैं, वो हमें पता करना है। मार्क्स ढूंढना है मतलब एक्स ढूंढना है। तो रिवर्स मेथड से हम लोग कैसे जाते हैं कि सेकंड में जैसे दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है कि मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, कि 10% स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स हो। अब उल्टा जाना है ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, उसके ऊपर से पहले कर्व बनाते हैं, कर्व पर से पहले z बनाते हैं, मतलब z ढूंढते हैं फिर x ढूंढते हैं, बराबर। तो अब प्रोबेबिलिटी पर से हम लोग कर्व कैसे तैयार करेंगे, जो सिचुएशन दी गई हो उसके हिसाब से पहले ग्राफ तैयार करते हैं, कि ग्राफ ऐसे तैयार होगा कि 0 प्लस और माइनस, रिवर्स मेथड में हमेशा जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ तैयार करो। अब यहां दिया हुआ है 10% स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना ऐसे 10% स्टूडेंट, तो मैक्सिमम मार्क्स है ना, तो वो यहां देखते हैं। मिनिमम मार्क्स तो ढूंढना है हमें, दिया क्या हुआ है 10% ऐसे स्टूडेंट है जिसके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो वैल्यू ढूंढेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पे आते हैं, प्लस साइड पे, मिनिमम मार्क्स होता है ना तो वो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स है मतलब यहाँ इनफाइनाइट से शुरू करेंगे कि ये आखिरी के 10% स्टूडेंट हैं, लास्ट के 10% स्टूडेंट हैं कि जिसके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, और वो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो मिनिमम मार्क्स हमें ढूंढना है। अरे बात ध्यान कि ये लास्ट के 10% हमें फाइंड करने हैं, क्या आखिरी के 10% कितने हो रहे हैं, बरोबर। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी दी गई है 10%। अरे ना बात ध्यान, और ये वैल्यू Z1 की ढूंढनी है। पहले कैसे वैल्यू दी गई होती थी कि चलो 1.25 है, अब यहाँ 1.25 नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है ना Z, बरोबर। तो मतलब अगर ऐसे सिंबल में लिखो ना तो सिंबल में कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ के हिसाब से कि Z1 Z से इनफाइनेट, Z1 से इनफाइनेट, ये ना कि Z1 से इनफाइनेट की वैल्यू वो दी गई है हमें 10%। अच्छा, परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो, यहाँ परसेंटेज तो लिखते नहीं, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो तो उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना 0.10, 0.10, कि Z1 से इनफाइनेट तक की वैल्यू वो 0.10 दी गई है। अरे बात समझ में, ये वैल्यू उसमें हुई।
अब इसके बेस पर z ढूंढना है। अच्छा, अब कभी भी z फाइंड करना हो ना, कभी भी z फाइंड करना हो तो आपके हाथ में हमेशा 0 से z तक की वैल्यू होनी चाहिए। ग्राफ में कोई भी जगह पे, इस साइड हो, इस साइड हो, कहीं पे भी हो, रिवर्स मेथड में जब भी z ढूंढना है तो आपके पास 0 से z का आंसर होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि z से ये, मतलब दिया हुआ कुछ भी हो, आपको ढूंढना है 0 से z तक। तो 0 से z तक कैसे मिलेगा? तो देखो, पूरा आंसर हमें पता है वो 0.5 होता है, और उस पूरे आंसर में से ये इतना आंसर हम 0.1 अगर माइनस कर दें तो बाकी का ये मिलेगा ना हमें। मतलब कि हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 z टू z1, 0 से z1 तक का आंसर। तो वो ये पूरा आंसर होता है 0.5, और उसमें से ये आधा आंसर माइनस करते हैं 0.1 या 10, जो भी लिखो, तो आंसर कितना मिलेगा वो कि 0.4 या तो 4000, बराबर। और ये जो प्रोबेबिलिटी मिली ना, ये जो कर्व पर से प्रोबेबिलिटी मिली, अब इसके अकॉर्डिंग z ढूंढते हैं पीछे नॉर्मल कर्व में। पहले कैसे होता था कि आपको z दिया गया होता था कि भाई z दिया हुआ 1.25, तो 1.2 और 5 यहां देखते थे। अब ये दिया हुआ है, ये हिस्सा दिया हुआ है 4000, और ये z की वैल्यू ढूंढनी है। अब 4000 की एग्जैक्ट वैल्यू हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पर एग्जैक्ट है 4000 की वैल्यू। क्या एग्जैक्ट 4000 की वैल्यू अगर ना मिले तो फिर उससे एक कम, एक ज्यादा, वो बिफोर आफ्टर का टेबल तैयार करते हैं। अगर 4000 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो एक टेबल तैयार करते हैं कि जिसमें लिखते हैं कि वैल्यू, यहां पे लिखी जाती है कि वैल्यू बिफोर 0.4000, के वैल्यू आफ्टर 0.4000, एंड एक उसका एवरेज। ठीक है ना, ये जरूर लिखता है कि वैल्यू बिफोर 4000 कितनी है, और उसकी z वैल्यू चेक करते हैं कि 4000 से छोटी वैल्यू, यहाँ 4000 से छोटी वैल्यू देखो, यहाँ लाइन वाइज जाओ तो 0.3997 वो उसकी वैल्यू है, उससे कम है ना 0.3997, और 3997 उसका आंसर है 1.2, और यहाँ पे 8, तो बिफोर ये है 0.3997 जिसका आंसर है 1.28, और आफ्टर 4000, तो आफ्टर 4000 से जस्ट बड़ी नंबर वो 4015 है, 0.4015, और उसकी वैल्यू आती है 1.29, और यहाँ पे उसका एवरेज करते हैं। यहाँ पे एवरेज कि जैसे ये 18 एवरेज करें तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि 0.4006, बराबर, ये वैल्यू रहेगी 4006, और उसका एवरेज मतलब इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, मैंने डायरेक्ट किया कि इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करें ये, और यहाँ पे भी इन दोनों का प्लस डिवाइड 2 करें, वो आएगा 0.285। ठीक है ना, तो ये हो गया एवरेज में भी। और अब चेक करते हैं कि 4000 में से नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसके सामने वाला उसका z का आंसर है। नियरेस्ट वैल्यू, तो 4000 की नियरेस्ट वैल्यू ये है 3997, क्योंकि 97 और 4000 3 का गैप है, 3 का डिस्टेंस है, यहाँ पे 15 का डिस्टेंस है, और यहाँ पे 6 का डिस्टेंस है, तो नियरेस्ट वैल्यू ये हुई ना। और इसके सामने वाली वैल्यू 1.28 वो हमारी z की वैल्यू है। मतलब कि वैल्यू ऑफ z अगर कहो तो वैल्यू ऑफ z1 वो कितना कितना मिलेगा हमें 1.28। और आखिरी चेक करते हैं कि z की वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है, ये लास्ट स्टेप जरूर चेक करते हैं। तो प्लस में या माइनस में वो ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में z कौन सी साइड पे बना, प्लस साइड पे ना, मतलब ये 1.28 वो हमारी प्लस की वैल्यू कि प्लस 1.28। समझ रहे हैं बात को, बराबर ना, ये वैल्यू हुई हमारे 1.28 की। क्लियर। तो अब ये Z1 मिला ना, अब Z1 पर से x ढूंढना है हमें, तो मार्क्स ढूंढने, मार्क्स मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है। तो वो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, वही z की फॉर्मूला से, कि अब जो हमारी z की फॉर्मूला है कि z इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वहां z की वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू आएगी 1.28, x हमें ढूंढना है, माइनस मीन, तो जो मीन यहाँ पे था कितना था 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो 8, बराबर, उसके अकॉर्डिंग x मिलेगा। कैसे मिलेगा, पहले 8 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कि 8 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, और यहाँ पे 10.24 इक्वल टू x माइनस 60।
बराबर, और -60 को इस तरफ ले आए प्लस में, 60 यहाँ प्लस में आएगा, मतलब x हो जाएगा 60 + 10 70.24 कि x की वैल्यू 70.24, मतलब जो आखिरी के 10% स्टूडेंट है ना जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, उनके हाईएस्ट मार्किंग, उसका मिनिमम मार्किंग 70.24 है। जो 10% स्टूडेंट अलग किए कि ये सबसे होशियार स्टूडेंट है, उनमें से भी किसी का तो सबसे कम मार्क्स आ रहे होंगे, वो सबसे कम मार्क्स वाले ये हैं 70.24। बात आ रही है समझ में? तो ये डायरेक्ट और रिवर्स मेथड समझ में आ रही है ना कैसे करनी है, कि भाई डायरेक्ट और रिवर्स मेथड पहचानना हो तो ये ट्रिक से पहचानना और फिर उसके अकॉर्डिंग सम करना आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करना उसे अच्छी तरह से। और आखिरी में एक लॉजिकल क्वेश्चन समझ लेते हैं कि भाई उसे कैसे सॉल्व करना है हमें। देखो अब जैसे अगर लॉजिकल क्वेश्चन समझे ना भाई, लॉजिकल क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कभी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग होता है तो वैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन 22 है, उसमें देखो कि इलस्ट्रेशन 22 में दिया हुआ ना, द नंबर ऑफ व्हीकल अराइविंग एट टोल स्टेशन ड्यूरिंग अ बिजी आवर्स ऑफ नेशनल हाईवे फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का खाली सिंबल दिया हुआ है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ व्हीकल अराइविंग एट टू डिफरेंट बिजी टाइम पीरियड्स आर 88 एंड 64 and if the respective value of z score of this value is 0.8 and -0.4, मतलब 88 और 64 वो नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब कि ये x की वैल्यू आपको दी गई है और उसका z स्कोर मतलब उसकी z वैल्यू भी जो हम ढूंढते हैं ना ये फॉर्मूला से, वो z भी निकाल के आपको दे दिया है और हमें फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका। मतलब जो 88 और 64 दिया हुआ है वो 88 और 64 आपकी x1 की वैल्यू 88 और x2 की वैल्यू हो गई 64, x1 और x2 x दी गई है और उसके ऊपर से z की वैल्यू 0.8 एंड -0.4, मतलब वो z1 की वैल्यू है 0.8 और z2 की वैल्यू है -0.4, ये दिया हुआ है ना उसमें, बरोबर। और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो ये फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों वैल्यू ढूंढनी है। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना हो ना तो उसको एलिमिनेशन से ढूंढते हैं। अब देखो जैसे x दिया हुआ है, z दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से एक फॉर्मूला बनाते हैं कि जैसे z1 की फॉर्मूला आती है x1 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आती है ना z की फॉर्मूला x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां सपोज अगर z1 की वैल्यू रख दें 0.8, x की वैल्यू रख दें 88 और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग है, और अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन को यहां ले जाएं 0.8 के साथ तो क्या हो जाएगा 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 88 माइनस मीन, ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है हमारी, ये एक इक्वेशन बनी। और वैसे ही दूसरे से भी अगर इक्वेशन बनाए कि सपोज z2 इक्वल टू x2 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, कि z2 वो दिया हुआ है -0.4, x2 वो दिया हुआ है 64 और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ढूंढना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर यहाँ पे ले जाए तो -0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 64 माइनस मीन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। और ये जो दो इक्वेशन बने ना, इन दोनों इक्वेशन का हम एलिमिनेशन करते हैं कि एलिमिनेशन अगर इसमें करें एलिमिनेशन मेथड कि जैसे 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 88 माइनस मीन और यहाँ पे -0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 64 माइनस मीन, एलिमिनेशन करेंगे दोनों का। अब दोनों का एलिमिनेशन करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई नीचे सबकी साइन बदलते हैं, भाई ये -0.4 है तो वो प्लस हो जाएगा, ये +64 है तो माइनस हो जाएगा और माइनस मीन है वो प्लस हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे बनेगा कि यहाँ पे ये माइनस मीन और प्लस मीन कट हो जाएगा एलिमिनेशन में, एलिमिनेट करना मतलब वही हटा देना, ये दोनों कट हो गए। यहाँ करते हैं कि 88 माइनस 64 तो वो बचेगा 24, बराबर ना, ये 24 बचेगा और यहाँ 0.8 प्लस 0.4 साइन बदल गई प्लस, तो 0.8 और 0.4 तो 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर 1.2 हम डिवाइड में ले जाएं स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए कि 24 डिवाइड बाय 1.2 तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिल जाएगा 20, 1.2 20 जा, तो मिल गया ना स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल ना, ये एलिमिनेशन मेथड, ऐसा सम बहुत बार आता है एग्जाम में, बराबर, कि 4 मार्क में ये पूछते हैं ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी, पर ध्यान में रखना ये लॉजिकल क्वेश्चन में हुआ कि कभी ऐसी मिसिंग वैल्यू हो तो ढूंढते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ तो उसके ऊपर से हम मीन भी तो ढूंढे ना,
कि अब अगर मीन फाइंड करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसमें या इसमें किसी में भी रखो, आपको मीन की वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर पहले में ही रखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 कि यहाँ पे है 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन 88 माइनस मीन, तो मतलब 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन पे रखेंगे 20 इक्वल टू 88 माइनस मीन, तो 0.8 इंटू 20 करें तो कितना हो जाएगा 16, 16 इक्वल टू 88 माइनस मीन। और यहाँ पे वैल्यू ढूंढने के लिए माइनस मीन यहाँ पे आएगा प्लस मीन और 16 वहां माइनस में, 88 माइनस 16 मतलब मीन कितना हो जाएगा हमारा 72। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सब में ये हेल्पर दिए गए होते हैं, यहाँ ना हो तो ऐसे ढूंढते हैं हम लोग। समझ आ रही है बात? सिंपल है ना, पर ये चीज ध्यान में रखना भाई कि ऐसे पूछे जाएंगे। या फिर फॉर्मूला बेस्ड, कि फॉर्मूला बेस्ड पेज नंबर 109 पे आपके फॉर्मूलाज हैं, उनके अकॉर्डिंग सम्स आते हैं। अब जैसे इसी में ही अगर आप लोग कहो तो इसी में ही ना ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 21 है, वो भी एक समझा रहे हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो क्या करना है। अब इलस्ट्रेशन 21 है, उसमें दिया हुआ है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन आर 20 एंड 24 रिस्पेक्टिवली, सो ऑब्टेन द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मोड। कि यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल और मीन डेविएशन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब कि भाई Q1 दिया हुआ है, क्वार्टाइल्स होता है ना Q1 Q2 Q3, तो फर्स्ट उसमें Q1 होता है, लास्ट Q3 होता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और मीन डेविएशन दिया हुआ है, मीन डेविएशन वो दिया हुआ है 24। तो इन सब के ना फॉर्मूलाज हैं भाई, आपके पेज नंबर 109 पे आप लोग चेक करो, Q1 की, मीन डेविएशन की, इन सब के फॉर्मूलाज हैं। और उसके बेस पर हमें क्या फाइंड करना है, मोड ढूंढना है। अब आखिरी में जब अगर हमें मोड फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिखूं कि मोड MO फाइंड करना है, तो मोड की फॉर्मूला आती है उसमें कि Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, बराबर। फाइनल मोड की क्या हमारी फॉर्मूला बनती है Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। और इसमें सपोज Q1 दिया हुआ है तो हम Q3 ढूंढेंगे, Q3 फाइंड करेंगे ना। अब Q3 फाइंड करने के लिए पहले कैसे है कि आपको मीन डेविएशन दिया हुआ है उसका यूज करें। मीन डेविएशन तो दिया हुआ है ना, कि मीन डेविएशन की फॉर्मूला आती है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, आते हैं ना उसकी फॉर्मूला के मीन डेविएशन की फॉर्मूला बनती है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 24, बराबर। ये जो फॉर्मूलाज है ना पेज नंबर 109, फिर से बोल रहा हूँ वहां चेक करो। तो उसके बेस पर मीन डेविएशन की ये फॉर्मूला, अब इसके बेस पर आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा ना, बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा कि नहीं, क्या अगर इन्हें क्रॉस में ले जाए 5 यहाँ 4 डिवाइड में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 24 इंटू 5 और 4 डिवाइड में आ जाएगा। 4 से इसको कट करें, 4 6 जा और 6 5 जा 30, कि भाई ये मिला स्टैंडर्ड डेविएशन 30। लेकिन हमें तो क्या चाहिए फॉर्मूला में, Q3 चाहिए, Q1 दिया हुआ है, Q3 चाहिए। तो अब जैसे मीन डेविएशन हुआ ना, वैसे ही क्वार्टाइल डेविएशन की भी फॉर्मूला आती है, वही पेज में आप लोग चेक करो कि क्वार्टाइल डेविएशन उसकी भी फॉर्मूला आती है कि 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्वार्टाइल डेविएशन की एक फॉर्मूला। और क्वार्टाइल डेविएशन का एक लॉजिक जो यहाँ दिया हुआ है कि क्वार्टाइल डेविएशन आप लोग को लास्ट ईयर भी आता था, और लास्ट ईयर हम क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढते ना, तो इस फॉर्मूला से ढूंढते कि Q3 माइनस Q1/2, ये क्वार्टाइल डेविएशन। और यहाँ पर भी 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन के दोनों फॉर्मूला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी ये फॉर्मूला है, और जो हम लोग लास्ट ईयर ढूंढते थे Q1 Q3 क्वार्टाइल के हिसाब से भी क्वार्टाइल डेविएशन की ये फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2, बराबर। ये लॉजिक ध्यान में रखना, ये इसलिए मैं सब बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन हो तो समझना कि क्वार्टाइल डेविएशन की दोनों फॉर्मूलाज पॉसिबल है यहाँ पे। तो दोनों फार्मूला के हिसाब से अगर यहाँ कंबाइन करें तो Q1 की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो Q3 हमें मिल जाएगा ना उसमें, बराबर। यहाँ अगर सबकी वैल्यू रखें कि Q3 हमें ढूंढना है, Q1 की वैल्यू 20 यहाँ अपॉन 2 एंड 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन रखें 30, बराबर। जो अगर इन्हें कट करें तो देखो 3 से कट हो जाएगा, 3 10s are 10 2s are 20, और ये 2 भी अगर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो Q3 माइनस 20 इक्वल टू 2, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में गया तो 2 2s are 4 10s are 40,
है ना, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया कि भाई ये 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई में तो 40 और -20 यहाँ जाएगा प्लस में, तो Q3 इक्वल टू हो जाएगा 60। Q3 60 होगा ना, -20 वहां प्लस में जाएगा। अब देखो, अब Q1 और Q3 दोनों मिल गए ना, तो अब मोड ढूंढ सकते हैं जो हमें ढूंढना है। क्या मोड की फॉर्मूला आती है Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, तो Q1 की वैल्यू 20 प्लस Q3 60 अपॉन 2, तो 20 प्लस 60 अपॉन 2 कितनी आ जाएगी वैल्यू, 40 आ जाएगी। ये मोड की फॉर्मूला। अरे बात समझ में? तो भाई देखो, मैंने अभी एक इलस्ट्रेशन समझाया, बाकी प्रैक्टिस आप लोग करना। कुछ न ध्यान आए तो मुझे कमेंट्स में, मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज करके बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे सॉल्व करें। आ रहा है ना बात समझ में? तो उसे अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखो, और ये सब चीजें थियरी के अकॉर्डिंग याद में रखना भाई। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी, कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने नोट्स रखे हैं, तो वहां पे नोट्स एक बार देख लेना। अरे बात समझ में? ओके, चलो, थैंक यू।